बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 7 और इसका टॉपिक करेंगे 7.4 वेज टू ओवरकम पोल्यूशन। अब पोल्यूशन हैज़ नो बाउंड्रीज। अब पोल्यूशन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई उसके बॉर्डर्स नहीं है, कोई उसकी दीवारें नहीं है कि हम पोल्यूशन को रोक सकें। जैसे कि एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, हवा तो चलती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड। तो अब हवा को आप कैसे रोक सकते हैं कहीं जाने से, या पानी को कैसे रोक सकते हैं? एक दरिया जो इंडिया से बह के पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान से जाकर फिर अरेबियन सी में गिर रहा है, आप उस पानी को कैसे रोक सकते हैं? तो ये वो दो पोल्यूशंस हैं जिनको ओवरकम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एक तो एयर पोल्यूशन और एक दूसरी वाटर पोल्यूशन है। मे बी कॉज बाय वन कंट्री बट इट्स इफ़ेक्ट्स विल अल्टीमेटली बी फील इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर एक कंट्री जैसे चाइना ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को ऊपर लेकर गए और उनका धुआं और उनकी स्मोग ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और सैलाब का और सबब बना, और हमारी हवा जो है ना, इंडेक्स क्वालिटी उसका रेट बहुत नीचे चला गया। तो क्या हुआ कि कसूर चाइना का था, भुगतना हमें पड़ा। एज पोल्यूशन इज़ कैरिड बाय द विंड सिस्टम थ्रू आउट द ग्लोब, क्योंकि हवा ने उस पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को लेकर पूरे ग्लोब में लेकर घूमना है। अब जैसे जैसे वो आगे ट्रैवल करती जाएगी हवा, वो अपने मुज़र असरात साथ लेकर जाएगी और अराउंड द ग्लोब जाकर कहीं एक जगह जाकर उसके वो असरात कम होंगे या फिर ख़त्म होंगे। लेकिन बीच में कितनी कंट्रीज़ हैं जो उससे इफ़ेक्ट हो रही हैं। The world is connected by oceans and seas, and pollutant in one part of the world will be washed to other parts. अब समुंदर भी जुड़े हुए हैं, समुंदर, एक समुंदर दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा समुंदर कहीं ना कहीं जाके तीसरे से जुड़ा हुआ है, यानी ओशंस और सी भी कनेक्टेड हैं आपस में। तो ये वॉश आउट जो हम करते हैं, केमिकल वाला पानी दरियाओं से समुद्रों में फेंकते, समुद्रों से आगे ओशन में जाता है, तो वो सी मरीन लाइफ को सिर्फ एक कंट्री की नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ की मरीन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। अब मानने को कोई तैयार नहीं, वो कहेगा जी तुम्हारे मुल्क से ये गंदा पानी आया, वो कहेगा तुम्हारे मुल्क से आया। तो समुंदर थोड़े ना अपने मुंह से बता सकता है कि ये गंदा पानी किस मुल्क ने मेरे में डाला था, जो कि सब पानी को या सब मुल्कों के कोस्टल एरियाज़ को तबाह करने का सबब बना है, मरीन लाइफ को मारने का सबब बना है। टू रिड्यूस पोल्यूशन वी हैव टू सी व्हाट वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल, अ कंट्री एंड अ सिटीज़न ऑफ द अर्थ। अब हम देखना चाहते हैं कि हम अगर एक इंसान है, एक आदमी होने के नाते, एक इंसान के नाते इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं अकेले, या हमारी कंट्री नेशनल लेवल पर क्या कर सकती है हमारी हुकूमत, या इंटरनेशनल लेवल पर सारी कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग बैठकर इस बारे में क्या कर सकते हैं कि वो हमारी अर्थ को पोल्यूशन फ्री करें या हमारी अर्थ को सेव करें। तो पहले हम, जो पहला स्टेप है इंडिविजुअली कि हमें खुद से अकेले होते हुए क्या करना है, उसको रीड आउट करते हैं। Before adopting the 3R rules, reduce, reuse, and recycle, we should be mindful and refuse to generate unnecessary waste while working towards shrinking over carbon footprints. अब क्या है कि हम खुद से इब्तदा हमारे अपने घर से होती है, ठीक है। अगर हम 3R रूल को मानते हैं, 3R रूल्स क्या हैं? रिड्यूस करें, ठीक है, यानी ये प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। रीयूज़ करें, जो घर में प्लास्टिक आ चुका है उन्हीं बॉटलों को रीफ़िल करके इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि नहीं जाके ख़रीदी जाएँ। और रिसाइकिल करें, अपनी ऐसी चीज़ें जो रीयूज़ नहीं हो सकती उनको काट छाँट कर उनसे कुछ ऐसी चीज़ें बना लें जो कारआमद हो। जैसे बोतलों के लोगों ने हट्स बना लिए हैं प्लास्टिक की बोतलों से, या उन्होंने टायर्स से खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं जिनके अंदर उन्होंने पौधे उगा दिए हैं। यानी कोई ना कोई चीज़ करें आप। इन 3R रूल्स को अप्लाई करने के लिए पहले सोचना क्या ज़रूरी है। गंद डाला तो हमें 3R को यूज़ करना पड़ा ना, रिड्यूस करना पड़ा, रीयूज़ करना पड़ा, रिसाइकल। अगर हमने ये प्लास्टिक जनरेट ही ना किया होता तो हमें शायद इन रूल्स की ज़रूरत ही महसूस ना होती। तो सबसे पहला काम जो बनता है ना, वो ये है कि अब आपने ये कोशिश करनी है कि हम प्लास्टिक की जनरेशन को रोकें, प्रोडक्शन को रोकें, हम प्लास्टिक को नो प्लास्टिक यूज़ की तरफ आएँ और कार्बन प्रिंट्स को अपने जो है ना श्रिंक करें, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट्स क्या हैं आपके? बाय सीजनल एंड लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ना आप टनल फार्मिंग्स करेंगे, ना आप ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप करेंगे मज़ीद। ईट लेस डेयरी। लेस डेयरी से मुराद ये है कि जितने कम आप डेयरी चीज़ें खाएंगे आपको उतने ही कम जानवरों को पैदा करना पड़ेगा या प्रोडक्शन चाहिए होगी आपको। तो इस तरह हमें कम दरख्त काटने पड़ेंगे। और दरख्त क्यों?
क्योंकि आपको जगह चाहिए ना फार्मिंग के लिए, आपको उन जानवरों को कहीं रखना है। जितनी ज़्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे आपको उतने ज़्यादा जानवर पालने पड़ेंगे, उन जानवरों को पालने के लिए उतनी बड़ी जगह की ज़रूरत होगी और उस जगह के लिए उतने ही दरख्त काटे जाएंगे या फसलें उगाई जाएंगी। फसलें उगाने के लिए भी हमें ज़मीन की जगह की ज़रूरत होगी, तो इसको रिड्यूस करें। फिर हम ईट लेस मीट, अगेन वही बात आ जाती है। इसके अलावा हम साइकिल को प्रेफर करें बजाय इसके कि हम जो है ना मोटरसाइकिल या कार पर जाएं, या अगर हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ कहीं जाना है तो हम बस का इस्तेमाल करें, यानी एक व्हीकल को यूज़ करें। सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में ना जाएं। रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें अपने बॉटल्स को, जो कि आपकी शैम्पू की बॉटल्स हो सकती हैं, जो कि आपके टिन पैक्स जो हैं, आपके घी के डब्बे हो सकते हैं आपकी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स आपकी अच्छी प्लास्टिक के अंदर बने आती हैं, और उसी को आप पाउचेस में चीज़ें लाएं, उसी में डाल डाल कर यूज़ करते चले जाएं। और बाय क्लोथ्स विच आर यूज्ड। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम किसी के उतरे हुए कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कपड़े आपको कंटेनराइज शिपमेंट में आते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं या उनमें कहीं डिफेक्ट आ जाता है तो लोग उनको इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते, तो उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं उन कपड़ों का, क्योंकि वो न्यू होते हैं, यूज्ड में नहीं होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की प्रोडक्शन को रोका जा सके। इसके अलावा हम बिजली का इस्तेमाल एफिशिएंटली करें, ठीक है। अपनी चीज़ों को पावर ऑफ करें प्रॉपरली, सिर्फ अपने रिमोट से उसको शट डाउन ना करें, क्योंकि बिजली तो इस्तेमाल हो रही है ना, पीछे ऑन वो हुआ हुआ है, तो आप उठ कर ज़रा उसका बटन बंद कर दें। बेजा लाइट्स ऑन ना रखें। अपनी इन डिवाइसेस को जो है ना सोलर पर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। यही 12 वेज़ हैं अपनी फुटप्रिंट्स, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आगे चलते हैं। द 3R प्रिंसिपल्स हेंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड प्रोड्यूस we produce and therefore the amount of natural resources that we need। अब क्या होता है कि 3R जो प्रिंसिपल्स हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, आपको काफ़ी हद तक मदद देते हैं। अब आपसे गलतियाँ हो गई हैं, उसको सुधारने के लिए आप इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हो, जो आपको नेचुरल तरीके से भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का सबब बनेंगे। यानी पानी है और ज़मीन है आपकी, और दरख्त हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इसको सेव करने में, उनकी अमाउंट को, उनकी रिसोर्सेज को सेव करने में आपकी मदद करेंगे। व्हेन वी यूज़ समथिंग ब्रांड न्यू वी आर यूजिंग नियरली ऑब्टेन्ड नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस इट। अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई नई चीज़ पहनते हैं तो ये सोचे बगैर कि क्या ये दरख्त कटने से, पौधे कटने से, या किसी ऐसी नेचुरल रिसोर्स को ज़ाया करने के बाद ये चीज़ हमारे लिए तैयार की गई है, तो ये गलत बात है। जैसे हम पेपर का बेजा इस्तेमाल करते हैं और उसको फाड़ के, हमें चाहिए कि हम न्यू पेपर्स को इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकल पेपर्स का इस्तेमाल करें, यानी उसी पेपर को, पुराने पेपर्स को डंप करके दोबारा से नया पेपर उसी से बना लिया जाए, बजाय इसके कि दरख्तों को काट के नया पेपर तैयार किया जाए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको लेकर हम अपनी ज़िंदगियों को और अपनी इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मार्टफोन्स प्रोडक्शन materials such as glass है, एल्यूमिनियम है, पेपर एंड सम प्लास्टिक टाइप्स कैन बी रिसाइकल। जिस डब्बों में मोबाइल पैक होकर आते हैं, फिर जो प्लास्टिक उनके ऊपर चढ़ा होता है, या उनके जो कवर्स होते हैं, बैक कवर्स होते हैं, और ऐसी एल्यूमिनियम वगैरह, और उसके अंदर जो ग्लास है, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ग्लास भी रिसाइकल हो सकता है, एल्यूमिनियम भी रिसाइकल हो सकता है। तो इंडिविजुअल कैन हेल्प फर्दर बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। अब क्या है कि अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें वही चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को यूज़ करें जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया करने के बाद हमारे लिए तैयार की गई हैं। वी चूज़ टू मेक आवर होम्स एंड स्कूल्स एनर्जी एफिशिएंट। हम अपने स्कूल्स और होम्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाएं। कैसे? बाय चूजिंग फ्लोरेसेंट लाइट इंस्टेड ऑफ हेलोजेंस लाइट। हम ऐसी लाइट्स का इंतखाब करें जिनके अंदर फ्लोरेसेंट पेंट हुआ होता है। वो क्या होता है कि उस पर थोड़ी सी लाइट डालें तो वो खुद से चमकना शुरू कर देता है, यानी आपको कम बिजली में ज़्यादा रोशनी मिलती है कम बिजली का इस्तेमाल करके। तो हम इन लाइट्स की तरफ जाएं, हम एनर्जी सेवर्स की तरफ जाएं। अपने दूसरे जो हेलोजेंस लाइट्स हैं जो डायरेक्ट रोशनी देती हैं, उनसे अवॉइड करें। जो येलो कलर के बल्ब्स वगैरह हैं या बड़ी बड़ी एनर्जी जो पावर लाइट्स होती हैं ना, उनका इस्तेमाल कम करें। विद नॉलेज वी कैन एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। और अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा ना, अगर हम इस तरह के
पोस्टर्स या ब्रोशर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमें एनर्जी एफिशिएंट या जो है इको फ्रेंडली चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए और लोगों को इस चीज़ से इन्फॉर्म करें, उनको एजुकेट करें, तो हम काफ़ी हद तक अकेले होते हुए इंडिविजुअली हम हेल्प आउट करेंगे एनवायरनमेंट को सेव करने में, ठीक है। और ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। पहले हम अपने घर से स्टार्ट करें तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्री लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट अपनी रीडिंग कर लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक की।